We'll discuss about our new topic, reorganization of state, how states reorganized after India's freedom. The process of nation building did not come to an end with partition and integration of princely states. आज का जो विषय है हमारा वो है राज्यों का पुनः निर्माण, उनकी सीमाओं का पुनः निर्धारण करना। कि जो हम ये मानते हैं कि हमने जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी वो देश के विभाजन के साथ या देसी रजवाड़ों का भारत में शांतिपूर्ण विलय करके हल कर ली थी, तो वो अपनी एक भूल है। जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी उसका समाधान अभी बाकी था। नाउ द चैलेंज वाज टू रिड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट। अब जो वास्तविक चुनौती थी ना वो ये थी कि जो भारत में राज्य है उनकी सीमाओं का पुनः निर्धारण किस तरह किया जाए। दिस वाज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन ए वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री could be reflected without affecting the unity of the nation. ये सिर्फ एक प्रशासनिक सवाल नहीं था, ये सिर्फ एक प्रशासनिक चुनौती नहीं थी, बल्कि क्या था कि राज्य की सीमाओं का इस तरीके से विभाजन करना है जिससे उनकी जो भाषाई और सांस्कृतिक संस्कृति है, वो जो सांस्कृतिक बहुमत है वो भी अफेक्ट ना हो, उससे देश की एकता को कोई नुकसान ना हो। कि जब हम राज्यों की सीमाओं का पुनः निर्धारण करें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उस राज्य की जो संस्कृति है, वहां के लोगों की जो भाषा है वो भी अफेक्ट ना हो। ठीक है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरलिटी ऑफ इंडिया could be reflected without affecting national unity। कि बिना राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने इस तरीके से राज्य की सीमाओं का निर्धारण करना था कि वो देश के विकास में सहायक हो, बाधक ना हो। ठीक। थर्ड, ड्यूरिंग colonial rule the state boundaries were drawn on administrative convenience. Our national movement leaders had rejected these divisions as artificial and had promised the linguistic principle as the basis of formation of the state। जब हम गुलाम थे, हमारे लिए जो राज्यों की सीमाओं का निर्धारण किया गया था वो प्रशासनिक आधार पे किया था। दूसरी चीज, जिस समय हम गुलाम थे, हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने वायदा किया था, प्रोमिस किया था कि भारत की आजादी के बाद भारत के राज्यों का पुनः निर्धारण किया जाएगा, उनकी सीमाओं का पुनः निर्धारण किया जाएगा और वो निर्धारण भाषाई आधार पर होगा। Many provincial congress committees were created by linguistic zones which did not follow the administrative divisions of British India। यहाँ तक कि जो नेशनल मूवमेंट जिस समय हम चला रहे थे उस समय बहुत सारी जो कांग्रेस कमेटियां थी वो भाषाई आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित भी की गई, जिन्होंने जो ब्रिटिश इंडिया ने भारत की सीमाओं का निर्धारण किया था प्रशासनिक आधार पर वो मानने से मना कर दिया था। ठीक। After independence, our leaders feared that formation of linguistic states might lead to disintegration। कि जब भारत आजाद हुआ, जब राज्यों के पुनः निर्धारण की सीमाओं में परिवर्तन की आवाजें उठने लगी तो भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्हें एक डर लगा कि भाई कहीं हम जब भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करें तो उससे देश की एकता टूटने का खतरा पैदा ना हो जाए। थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन।
our leader felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. It was also felt that this would draw attention away from other social and economic challenges. हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को एक डर लगने लगा, हम जब भाषाई राज्यों का निर्माण करेंगे तो उससे देश की एकता अखंडता के सामने तो कोई खतरा पैदा नहीं हो जाएगा। कहीं भाषाई राज्यों की डिमांड के आगे जो दूसरे सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं भारत के सामने, उनसे हमारा ध्यान तो नहीं हट जाएगा। जो हमें अभी अपनी आजादी के बाद सामाजिक और आर्थिक राष्ट्र निर्माण की तरफ, विकास की तरफ इन चुनौतियों से पार पाना है, देश का विकास करना है, कि इन मुद्दों से हमारा ध्यान भटककर इन भाषाई मुद्दों पर जाकर ना टिक जाए। ये उन राष्ट्रवादी नेताओं की परेशानी थी। अब द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पोस्टपोन दीज ओल्ड मैटर्स। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मैटर। दिस डिसीजन वाज चैलेंज्ड बाय लोकल लीडर्स। अपनी जो केंद्रीय सरकार थी, अब उसने ये जो भाषाई राज्यों के निर्माण का सवाल था उसको कुछ समय के लिए टालने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ये निर्णय लेती है तो उसने निर्णय के खिलाफ जो लोकल लीडर्स थे वो एजिटेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, प्रोटेस्ट बिगन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज। एक ऐसी ही राज्य अलग करने की जो मांग थी, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश है, वहां पर उठी। वो क्या थी? प्रोटेस्ट बिगन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास स्टेट विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। एक ऐसी ही जो मांग थी, जो प्राचीन मद्रास राज्य था, वहां पर तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए, उस कम्युनिटी के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य की निर्माण की जो मांग थी वो उठ खड़ी हुई। जो मद्रास राज्य था उसमें जो आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, ये सारी जो स्टेट है वो शामिल होती थी। यानी कि इनकी डिमांड क्या थी? They demanded that the Telugu speaking areas should be separated from the Madras. All the political parties in the Andhra region supported the movement. The Vishal Andhra movement demanded that the Telugu speaking areas should be separated from the Madras state of which they were a part and be made into a separate Andhra state. जय विशाल आंध्रा आंदोलन नाम से एक आंदोलन खड़ा किया गया। इसकी जो मुख्य डिमांड थी वो यही थी कि जो तेलुगु समुदाय है, जो तेलुगु भाषा समुदाय है, उसके लिए मद्रास राज्य से अलग करके एक आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया था। अब जो ये मूवमेंट था, इस मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे वो थे पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on indefinite fast that led to his death after 56 days. पोट्टी श्रीरामुलु कौन थे? एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गांधीवादी विचारधारा को मानने वाले एक नेता, जिन्होंने विशाल आंध्र प्रदेश राज्य की मांग के लिए, तेलुगु समुदाय के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर अनिश्चित जो भूख हड़ताल थी वो शुरू कर दी। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि भाई 56 दिन की भूख हड़ताल के दौरान उनकी 56वें दिन मौत हो गई, मौत को वो वीरगति को प्राप्त हो गई। Congress leader and Gandhian philosopher Potti Sriramulu started a fast which resulted in his death after 56 days. It caused unrest and violence in Andhra region. Finally, Prime Minister announced the formation of first linguistic state
आंध्र प्रदेश इन 1952। अब जैसे ही पोटी श्रीरामुलु की डेथ होती है तो वो जो मद्रास स्टेट था, वो जो तेलुगु समुदाय के लोग थे, उन्होंने हिंसा करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। That of Poti Sriramulu caused great unrest. Several legislators of Madras Assembly resigned. यहाँ तक कि बहुत सारे जो विधायक थे मद्रास विधानसभा के, उन्होंने अपने पदों से रिजाइन दे दिया। इसके बाद आखिरकार अपना जो प्राइम मिनिस्टर था, उन्हें डिसीजन लेना पड़ा, उन्होंने डिक्लेरेशन करनी पड़ी अलग आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन की। Our Prime Minister announced the formation of first linguistic state, Andhra Pradesh in 1952. And यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, which was the first linguistic state of India? Andhra Pradesh is the first linguistic state in India. आंध्र प्रदेश का देश, आंध्र प्रदेश जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य था जिसका जो निर्माण था भाषाई आधार पर किया गया था। तो विशाल आंध्र मूवमेंट तो खत्म हो गया, लेकिन इस मूवमेंट ने दूसरे राज्यों में भी जो मूवमेंट थे, एजिटेशन थी, वो स्टार्ट करवा दी। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लेड टू स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये भाई आंध्र प्रदेश अलग करने से, तेलुगु भाषाई लोगों को एक अलग राज्य देने से ये जो समस्या थी राज्यों के पुनर्निर्माण की, ये सोल्व नहीं होती है। अब तो चुनौती शुरू होती है। जो देश के दूसरे हिस्से थे, देश के जो दूसरे राज्य थे, उनमें से भी इस तरह भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्निर्माण की जो मांगे थी वो उठनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो दूसरे राज्य थे बहुत सारे, वहां से भी इस तरह की जो मांगे थी वो शुरू हो गई कि भाई उनको भी भाषाई आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। अब जो अपनी केंद्र सरकार थी वो क्या डिसीजन लेती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप करने का। दिस स्ट्रगल फोर्स्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953 टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। क्योंकि दया वाकई में आज जरूरत है कि भाषाई राज्य स्थापित किए जाए। क्या वाकई जरूरत है कि राज्यों की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया जाए? इसके लिए जो भारत सरकार थी वो एक राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करती है 1953 में, जिसके जो चेयरमैन थे वो फैज अली थे। जो फैज अली थे वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो स्थापित किया था केंद्र सरकार ने 1953 में, उसके चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। अब इसको देखना था कि क्या आज जरूरत है देश में नए भाषाई राज्यों को स्थापना करने की। ठीक है, तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन स्थापित किया गया या इसका मुख्य काम क्या था? रीड्रॉइंग द स्टेट का काम सिर्फ एक था, सुझाव देना था, सजेशन देना था, रिकमेंडेशन देना था कि भाई क्या आज वाकई राज्यों के पुनर्निर्माण की जरूरत है, अगर है तो किस आधार को मानकर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जाए। ये सारी चीजें देखनी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को। अब जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था वो अपनी रिपोर्ट 1956 में देता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन gave its report in 1956 to the central government। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उस रिपोर्ट के आधार पर भारत में एक राज्य जो पुनर्गठन आयोग था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लागू कर दिया गया 1956 में। जिसके बाद भारत में जो 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी, केंद्र शासित प्रदेश थे, वो स्थापित किए गए। एक नंबर में सवाल पूछा जाता है ये भी
कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी स्थापित की गई? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में स्थापित किए गए। चलिए, द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages. On the basis of its report, the State Reorganization Act was passed in 1956. This led to the creation of 14 states and 6 union territories in India. इस आयोग की जो मुख्य रिपोर्ट थी वो यही थी कि हाँ, आज वाकई जरूरत है राज्यों की सीमाओं का पुनः निर्धारण करने की, उनका पुनः निर्माण करने की। ठीक है, वो रिपोर्ट जब इसने दी तो भारत सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद भारत में 14 राज्यों की और 6 जो यूनियन टेरिटरीज थी उनकी स्थापना कर दी गई। दूसरा टॉपिक आता था कि जो रिकमेंडेशन थी, सजेशन थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के, वो क्या क्या थी? जो ये कमीशन स्थापित किया था सरकार ने, इसने अपनी क्या क्या रिपोर्ट दी? फर्स्ट रिपोर्ट ये देता है, proper attention should be given to cultural and communicative needs of their communities speaking different language in monolingual state। कि भाई जो बहुभाषाई राज्य है वहां पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। सांस्कृतिक जो संस्कृति है, सांस्कृतिक जो विविधता है लोगों की, उसको किस तरह सुरक्षित रखा जाए। प्रॉपर अटेंशन शुड बी गिवन टू कल्चरल एंड कम्युनिकेटिव नीड्स ऑफ अदर कम्युनिटीज स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन मोनोलिंगुअल स्टेट। सेकंड इसकी रिकमेंडेशन थी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज शुड बी वेल प्रोटेक्टेड। जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनको सुरक्षित किए जाने की जरूरत है। थर्ड, attention should be paid to the development of other regional languages besides Hindi। कि भाई जो हिंदी है उसके अतिरिक्त जो दूसरी भाषाएं हैं उनके विकास की भी कोशिश करनी है। English should be the medium of instruction in universities and higher training institutions in the monolingual state। जहां पे बहुभाषाई क्षेत्र है जो राज्य, वहां पर इंग्लिश को इंस्ट्रक्शन का माध्यम बनाना चाहिए यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन में। नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी, आइडिया ऑफ ए सेपरेट नेशन शुड बी आउटराइटली रिजेक्टेड। जो अलग अलग देश मानकर, अलग देश को खंडा बनाकर अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, उससे देश की जो एकता उसको खतरा पहुंच रहा है। तो इस तरह की जो मांगे हैं जिनका कोई वजूद, कोई आधार नहीं है, उनको सरे से नकार दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए। द आइडिया ऑफ वन लैंग्वेज वन प्रोविंस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन मोनोलिंगुअल बेसिस वुड प्रूव फैटल टू द नेशनल इंटीग्रेशन। जो ये आइडिया है, एक भाषा, एक क्षेत्र, एक राज्य, उसको सिरे से नकार दिया गया कि हम हर भाषाई समुदाय के लिए अलग से राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो वो जो आइडिया था वन लैंग्वेज वन प्रोविंसेस का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। चलिए बेटा।